सर आवाज आ रही है? नमस्कार, वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास जी, मोटिवेशनल स्पीकर। आज का इस सेमिनार में हम डिस्कस करेंगे मेनली डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि फौज से जो लोग रिटायर होते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जिस कंडीशन में फौज में भर्ती हुआ था उस कंडीशन में रिटायर नहीं हो पाते हैं ड्यू टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ आर्म फोर्सेस सर्विसेज। तो उन लोगों को आर्म फोर्सेस डिपार्टमेंट का तरफ से, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स की तरफ से जो डिसेबिलिटी पेंशन दिया जाता है, उसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन जैसे लगता है, पर ऐसे है नहीं, क्योंकि इस पर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बना हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि आर्म फोर्सेस का जो पेंशन रेगुलेशन 2008 है, जो लेटेस्ट है, सिमिलरली एयरफोर्स पेंशन रेगुलेशन 1961 एंड पेंशन रेगुलेशन फॉर नेवी 1964, ये सभी जो रेगुलेशंस है, इन रेगुलेशंस का मुताबिक आपको पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है। पर उस डिसेबिलिटी पेंशन सब लोगों को नहीं मिलता है। आप लोगों में से बहुत लोग मेरे पास सवाल ऐसे भेजे थे जो कि जैसे कि मैं अभी देख सकता हूँ स्क्रीन पे, जैसे आप लोगों का क्वेश्चन आ रहे हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन कितनी मिलेगी। मिस्टर विकास शर्मा जी, नमस्कार विकास जी। और मिस्टर कपिल देव जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आप लोगों का जैसे क्वेश्चन अभी आप आ रहे क्वेश्चन, और पहले का जो मेरा वीडियोस था उसमें भी जो सवाल मुझे मिला था, मेन है कि किस कंडीशन में डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा और कितना मिलेगा। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि डिसेबिलिटी पेंशन कितना मिलता है, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा छोटा सवाल है और बहुत आसान सा है, पर ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखिए, आपका जो पेंशन अभी है, बेसिक पेंशन जो बना हुआ है, आप जानते हैं वो पेंशन डिपेंड करता है आपका जो बेसिक पे और जिन पे एलिमेंट्स का बेसिस पे आपको पेंशन मिल रहा है, वो जो अमाउंट है, जिसमें आपका बेसिक पे हो गया, आपका क्लासिफिकेशन पे हो गया, गुड सर्विस पे हो गया, और भी जो भी पे आपका पेंशन के लिए काउंट होता है, उसे कहा जाता है एमोलुमेंट्स। तो ये जो एमोलुमेंट्स है आपका लास्ट ड्रॉन, उसका 30%, मान लीजिए आपका बे है 40,000, आपका एमएसपी है 5,200, और भी बाकी सारे मिला करके आपका 50,000 आपका टोटल आ गया बेसिक पेंशन। यह नहीं कि कितना हो गया 30%, आपका 15,000। तो ये जो 15,000 है, ये अमाउंट है। अगर आपका डिसेबिलिटी 100% है तो आपको 15,000 डिसेबिलिटी पेंशन एज ए बेसिक मिलेगा। इस पर आपको डीआर भी लागू है। डीआर मीन्स जैसे आप अभी सर्विस कर रहे हैं कोई, तो आपको डीए मिलता है। ऐसे ही आप जब रिटायर हो जाते हैं तो उसे डीए नहीं कहता है, उसे कहा जाता है डीआर, दिस इक्विवेलेंट टू डीए। तो आपका जो डिसेबिलिटी पेंशन मैंने बताया 15,000 फॉर एग्जांपल, इस पर आपको मिलेगा डीए भी। तो अभी का जैसे डीए मान लीजिए 21% डीए है, तो लगभग आपको जो 15 और 3 18,000 रुपया, अगर आपका 100% डिसेबिलिटी है। तो ज़्यादातर लोग मैंने जो देखा, जिन लोगों को 50% डिसेबिलिटी होता है, तो उनके लिए कितना हो गया, फिर सीधा इसी का 50% कर लीजिए, 18,000 का 50%, यानी कि 9,000 रुपया आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे कोई रैंक बायस नहीं है कि मैं जेसीओ हूँ, नायब सूबेदार से आया तो मुझे इतना मिलेगा, मैं सिपाही हूँ तो मुझे इतना मिलेगा। ये जो है रैंक बेसिस पे नहीं मिलता है। ये जो डिसेबिलिटी पेंशन है, ये फुल्ली डिपेंड है दो चीज़ों पर। नंबर 1 है आपका जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है उस पर, और नंबर 2 है आपका जो बेसिक पे है। हाँ, अब क्या है, कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशन कौन सा है जिस पर आपको मिलेगा। उससे पहले एक बार स्क्रीन पे मैं देख लेता हूँ
क्या क्या सवाल आप लोगों की तरफ से आया हुआ है। तो विकास जी, इनवैलिड पेंशन कितनी मिलेगी ये आपका क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि अभी तक मैंने डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में बात किया, आगे हम बताएंगे। इनवैलिड पेंशन के बारे में बताइए प्री 2006 मिस्टर कमल जी और अशोक सोनी जी। सर एज रिक्वेस्ट है कि आप वन टाइम एवरी मंथ लाइव आए। थैंक यू सर, थैंक यू। कोशिश करूंगा मैं हर महीने में कम से कम एक बार लाइव आने का, ताकि मैं आपका सेवा में आ सकूं और आप जो भी क्वेश्चन आपका है उस पर मैं जवाब दे सकूं। मिस्टर अनंत प्रकाश गुप्ता जी ने कहा है कि मैं अस्थमा से P2 परमानेंट हूँ, 20% फर्स्ट बोर्ड में है, SCRC आनुलिंग हूँ, MB में परसेंटेज कितना होगा? देखिए सर, RMB का जो परसेंटेज है वो फुल्ली डिपेंड करता है मेडिकल बोर्ड के ऊपर। अगर आपका 20% है तो आप मान लीजिए आपको 50% तो ऐसे ही हो गया, क्योंकि 20 से 50 जो है 50% ही माना जाता है, इसे कहता है ब्रॉड बैंडिंग। हाँ, सो फ्रेंड, जैसे हम डिस्कशन में चल रहे थे कि अब किस कंडीशन में आपको डिसेबिलिटी पेंशन ऑथोराइज है और किस कंडीशन में नहीं है। देखिए, नॉर्मल जो लोग रिटायर कर रहे हैं, मान लीजिए आप फुल सर्विस करके रिटायर कर रहे हैं, तो आपका जो डिसेबिलिटी पेंशन है दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट जो चीज़ है, आपका डिसेबिलिटी जो इनिशियल आपका पेपर है AFMSA 15, उस पर देखिए नीचे साइड में 3-4 रो होगा, जिसमें एक में लिखा होगा इज योर डिसेबिलिटी एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। दूसरा एक रो होगा जहां पे लिखा होगा इज योर मिलिट्री सर्विस एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, और सॉरी, इज योर डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। ये दोनों में से किसी में अगर आपका यस है तभी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। यानी कि आपका जो डिसेबिलिटी है या तो एट्रीब्यूटेबल होना चाहिए या फिर आपका डिसेबिलिटी एग्रीवेटेड होना चाहिए। और ये कहाँ पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा आपका जो इनिशियल जो लो मेडिकल कैटेगरी का पेपर्स है, जिसे कहा जाता है AFMSA 15। तो वहां पे आपको देखना है, अगर आपका डिसेबिलिटी दोनों में से कोई भी एक कलम यस है, एट्रीब्यूटेबल या फिर एग्रीवेटेड, तो आपको आपका जो फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है डिसेबिलिटी पेंशन मिलने का। सेकंड क्राइटेरिया है आपका मिनिमम डिसेबिलिटी होना चाहिए 20%। अगर 20% से कम है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा। अब मैं डिसेबिलिटी पेंशन कितना मिलेगा इसके अमाउंट पहले ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया था जो फुल सर्विस करके रिटायर कर रहा है। सेकंड क्राइटेरिया, आप परमानेंट कैटेगरी है और आप सुइटेबिलिटी का रिटेंशन सर्टिफिकेट में अनविलिंग करके घर आ रहे हैं, तो उस केस में भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। कैसे मिलेगा? अगर आपका दोनों में से कोई भी एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड है और 20% से ज्यादा है तो आपको मिलेगा। तीसरा है, आपका सर्विस 10 साल से कम है और आपको घर भेज रहे हैं, तो इस केस में क्या आपको मिलेगा? हाँ सर, जरूर आपको मिलेगा। देखिए, जब इनवैलिड पेंशन होता है, मेडिकल बोर्ड आउट जिसे कहा जाता है, मेडिकल बोर्ड आउट अगर हो रहा है तो वहाँ पे सर्विस लिमिट कोई नहीं है। आपका अगर एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड है तो उस पर कोई आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब तो 2020 जुलाई में ये भी लेटर आ गया कि अगर आप बिल्कुल इनकैपेसिएट है और आपको घर भेजा जा रहा है और आपका जो कैटेगरी है जिस वजह से यू आर अनफिट फॉर आर्मी एंड सिविल बोथ, तो आपको उस केस में भी इनवैलिड पेंशन मिलेगा। नॉर्मली देखिए, डिसेबिलिटी पेंशन जो है वहां पे मिलता है जहां पे आपका दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है। एक हो गया आपका एट्रीब्यूटेबिलिटी एग्रीवेटेड और दूसरा है आपका जो है जो परसेंटेज। इनवैलिड पेंशन किसे कहा जाता है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैं बात कर रहा था डिसेबिलिटी पेंशन, अब मैं थोड़ा सा इस पर मैं फोकस कर रहा हूँ इनवैलिड पेंशन। इनवैलिड पेंशन तब मिलता है अगर कोई बंदा है जिनको सर्विस पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस पूरा नहीं हो पाया, यानी कि आपका 15 साल सर्विस नहीं हुआ और आपको घर भेजा जा रहा है। दो कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन है
कि आपका जो मेडिकल डिसेबिलिटी है वो नॉट एट्रीब्यूटेबल, नॉट एग्रीवेटेड। इस केस में क्या होगा, आपको जो पेंशन मिलेगा वो है इक्विवेलेंट टू सर्विस पेंशन, यानी कि आपका जितना बेसिक पे है उसका जस्ट 50%। पर इसको सर्विस पेंशन नाम नहीं दिया जाता है, इसका नाम है इनवैलिड पेंशन। सो बिकॉज सर आपका जो क्वेश्चन था कि इनवैलिड पेंशन कितना मिलेगा, तो उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया। इनवैलिड पेंशन इज इक्विवेलेंट टू सर्विस पेंशन, पर इसे कहा जाता है सर्विस एलिमेंट ऑफ इनवैलिड पेंशन। हाँ, अगर आपका इनवैलिड पेंशन जो मिल रहा है उस पर नहीं मिल, सॉरी, अगर आपको नहीं मिल रहा है, मान लीजिए डिसेबिलिटी पेंशन हो या इनवैलिड पेंशन हो, वो आपको मिलना चाहिए था पर नहीं मिल रहा है, अगर ऐसे केस है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस बहुत सारे आया हुआ है, मैं देख सकता हूं। तो देखिए, इस केस में क्या करना है, 2 बार आप अपील कर सकते हैं रिकॉर्ड ऑफिस या आपका सर्विस हेडक्वार्टर्स को। तो फर्स्ट जो है आपको अपील करना है विद इन 6 मंथ। विद इन 6 मंथ आपने अपील कर लिया तो आपको जवाब देना है जो कंसर्न अथॉरिटी है, या आपका जो पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन या इनवैलिड पेंशन है, वो एक्सेप्टेड होगा या फिर रिजेक्ट होगा। जो भी है, अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर आपको विद इन 6 मंथ फ्रॉम रिजेक्शन आपको दूसरा अपील भी आप कर सकते हैं, सेकंड अपील कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है, एपीलेशन तरीका है, इस तरीके से आप, अगर आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रहा है पर आपको लगता है कि मुझे मिलना चाहिए था, तो आप अपील कर सकते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों के लिए। देखिए, आप प्रीमेच्योर रिटायर हुए हैं 2006 का बाद, ध्यान दीजिएगा, एक लेटर नंबर मैं देख के बताता हूँ, 29 सितंबर 2009 इस डेट को एक लेटर इशू हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, जब बताया गया कि अगर आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले रहे हैं और आपका जो डिसेबिलिटी है वो 20% से ज़्यादा है और आइदर एट्रीब्यूटेबल और एग्रीवेटेड, दोनों में से कोई यस है, ये कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो आपको भी डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा इन एडिशन टू योर सर्विस पेंशन। तो ये था 29 सितंबर 2009 का जो लेटर था। अब क्या हुआ, इसका जो इफेक्टिव डेट था ये था 1 जनवरी 2006। उसके बाद क्या होगा, 2011 में इस पर कोर्ट केस फाइल हुआ और वहां पे बताया गया कि जो 2006 से पहले रिटायर हुआ उनके लिए क्या होगा, उनको क्यों नहीं मिल सकता है। फिर अभी देखिए 9 मई 2017 को एक लेटर इशू हुआ DSW का। मैं ये जितने सारे लेटर्स का बता रहा हूँ, ये सारे लेटर्स आपको मिल जाएंगे डायरेक्टरेट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, नोट कर लीजिए, डायरेक्टरेट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, DESW इसका जो वेबसाइट है, वहाँ पे सर्कुलर्स एंड ओएम्स है, वहाँ जाके आप सारे लेटर को पढ़ सकते हैं। या फिर मेरा जो वेबसाइट है, ब्लॉग है, www.exservicemanindia.info, वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। तो 19 मई 2017 को डिसाइड हुआ कि 2006 से पहले भी कोई अगर प्रीमेच्योर रिटायर आया हुआ है और उनको जो है डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रहा है तो उनको भी मिलेगा, पर हाँ, उनको एरियर्स नहीं मिलेगा। एरियर्स कब से मिलेगा, 1 जनवरी 2006 से मिलेगा। तो ये था प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों के लिए। अब देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं। मिस्टर अजीत सिंह का क्वेश्चन है, डिसेबिलिटी रिलीज लेस देन 20% फॉर लाइफ इन फर्स्ट RSMB इन invalid board out. In this case, disability board banded to 20, broadbanded 20 to 50% or not. देखिए, ये जो ब्रॉडबैंड है, ये ब्रॉडबैंडिंग का भी एक बहुत बड़ा एक कैटेगरी है। अगर आपका डिसेबिलिटी पेंशन है, इनवैलिड पेंशन नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, आपका ब्रॉडबैंडिंग, आप मेडिकल इनवैलिडेड नहीं है, सॉरी इनवैलिड पेंशन नहीं, आप अगर मेडिकल इनवैलिड नहीं हुए तो आपके लिए जो 20% का जो लिमिट है, जो मिनिमम है, वो नहीं है। 1 से लेकर के 49% का जो आपका डिसेबिलिटी है, इन केस ऑफ इनवैलिडमेंट केस, मेडिकल इनवैलिड हो रहे जो, यानी कि जो मेडिकल बोर्ड आउट हो रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, उनके लिए 20% का सीलिंग नहीं है। 1% से लेके 49% का जो कैटेगरी डिसेबिलिटी का है वो 50% माना जाता है। तो उस केस में आपको डिसेबिलिटी 50% मिलेगा ही मिलेगा, और अगर 50% से लेकर के 99% जो है वो 100% माना जाता है। अच्छा,
तो ये था उनके लिए ब्रॉडबैंडिंग। बाकी के लिए ब्रॉडबैंडिंग क्या है, 1 से लेकर के 19% तक 19% है, और 20 एंड अबव से लेकर के 50 तक 50 है, और 50 से 75 जो है 75 है, और 75 एंड अबव जो हो गया 100% है। अच्छा, मिस्टर प्रकाश चौहान जी, मुझे आर्मी में 40% मिला पर सिविल में डॉक्टर ने 60% दिया है, क्या करें? देखिए, अभी आपने देखा होगा आपका जब आरएमबी हुआ था और आपका जो डिसेबिलिटी है वो लाइफ टाइम है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका डिसेबिलिटी कम भी हो गया पर फिर भी उनको उतने ही परसेंटेज का डिसेबिलिटी मिल रहा है। और ये जो आरएसएमबी था, इस वजह से बहुत लोगों को बहुत दिक्कत होता था पहले, इसलिए अभी आरएसएमबी फुल्ली बंद हो गया। फौज में अभी एक बार केवल आप जब आप सर्विस से रिटायर कर रहे हैं उसी समय आपका आरएसएमबी होता आरएमबी होता है, और वो लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाता है। आरएसएमबी अभी नहीं होता है। तो आपका अगर परसेंटेज बढ़ गया तो फिर आपका ये जो सिविल में जो आपको दिया हुआ है, तो इसके लिए कोई प्रोविजन अभी तक नहीं है। फिर भी अगर आपका ये केस है, आप इसको जो है नोटिस में लाना चाहते हैं, तो आप एक बार आपका जो रिकॉर्ड ऑफिस है या फिर सर्विस हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे लेटर लिखिए। इस बात पर एक छोटा सा चीज याद आया मुझे। देखिए, कई लोग ऐसे होंगे जो जब रिटायर हुआ था तो बिल्कुल फिट स्टेप 1 में रिटायर हुआ, पर क्या हुआ, रिटायर होने का बाद विद इन 10 ईयर्स अगर आपको आपका जो डिसेबिलिटी है प्रूव हो जाता है, आप स्टेप 1 रिटायर हुए थे पर 10 साल के अंदर आपका ऐसी कोई डिसेबिलिटी हुआ जिसका वजह बताया गया कि फौज में सर्विस करने के वजह से आपका ये डिसेबिलिटी हुआ है, ये नहीं कि आपका डिसेबिलिटी इज एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस या फिर एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, तो इस केस में भी आपका जो है डिसेबिलिटी पेंशन आपको मिलना चाहिए, हकदार है आप। तो इस केस में आपको अप्रोच करना है आपका रिकॉर्ड ऑफिस को थ्रू आपका सर्विस हॉस्पिटल, तो आपको भी डिसेबिलिटी पेंशन मिल सकता है। ये बात कहीं बहुत ही रेयर जगह में आपको मिलेगा। इस चीज को मैं आज ही कहीं पढ़ रहा था, जो पेंशन रेगुलेशंस है उसमें, तो ये जानकारी थोड़ा सा था मेरे पास तो मैंने बता दिया। दूसरा क्या है, सुषमा सुरेश जी क्या बताया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, नॉट विलिंग फॉर सर्जरी, एम आई अथोराइज फॉर डिसेबिलिटी पेंशन। अच्छा, देखिए ये जो केस है, कुछ ऐसे केसेस है अगर आप विलिंग नहीं है सर्जरी के लिए और आपका जो डिसेबिलिटी है उसे नॉट एग्रीवेटेड नॉट एट्रीब्यूटेबल कर दिया गया, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा इस केस में। अगर एट्रीब्यूटेबल है और एग्रीवेटेड है और डॉक्टर ये आपको एश्योरेंस देता है कि आप जो है एक बार ऑपरेशन करने के बाद आपका जो है स्टेप 1 आप हो जाएंगे, इस केस में आपको नहीं मिलेगा। पर ऐसे केस होता है नहीं कि ऑपरेशन के बाद आप स्टेप 1 हो जाएंगे, तो नॉर्मली क्या है आपको मिलेगा। आपका जो केस है जो स्पॉन्डिलोलिसिस है, इस केस में आपको मिलेगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। विठल सर्वेंट विठल सर्वेंट जी सॉरी विठल सवन जी नमस्कार, आपका क्या है, एज पर 7th पे कमीशन 50% डिसेबिलिटी, हाउ मच आई एम रिटायरिंग 2008 हवलदार रैंक। देखिए मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो रैंक बेसिस पे नहीं होता है। आप कभी भी रिटायर हुए हैं, आपका जो प्रोपोर्शनेट जो पेंशन है वो उस पेंशन का जो बेसिक पे था उसके हिसाब से, आज के हिसाब से अगर आप आज रिटायर करते हैं और आपका उस समय का जो रिटायरमेंट था वो उसका जो नेशनल पे आज अगर हम उसको ड्रा करेंगे तो उसका जो आपका बेसिक पे होगा, एमोलमेंट्स होगा उसका 30%, यानी कि आपका जो एमोलमेंट्स है जिस पर आपको पेंशन मिल रहा है उसका 30% है आपका डिसेबिलिटी पेंशन, और वो है 100% अगर आपका पेंशन है डिसेबिलिटी है तभी। आपका 100% डिसेबिलिटी के लिए आपका 30% ऑफ बेसिक पे है आपका अमाउंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मिस्टर Ajit Singh, sir, but authority not giving disability element. This type of cases decided by AFTs in favor of applicant, but few against. हाँ, आपने एक पॉइंट जो रेज किया, कुछ ऐसे केसेस है कि आपको लगता है कि डिसेबिलिटी पेंशन मिलना चाहिए, फिर भी नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में आपको अप्रोच करना है आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल यानी कि एएफटी, आपका जो नियरेस्ट एएफटी है वहाँ पे जाके आप केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिस्टर सोनी सर, आप ये बताइए कि एएफटी में फ्रेश केस डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं
और ओल्ड केसेस पर सुनवाई नहीं। हाँ, देखिए एएफटी का जो, जहाँ तक एएफटी का बात है, वहाँ पे ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन अभी काफ़ी सारे केसेस जहाँ पेंडिंग हो गया, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये केसेस जो है पूरे खत्म हो जाएंगे और जो है जल्द से जल्द इसका स्पीडी जो है जजमेंट इस पर लिया जाएगा। तो इस पर जो है हम चर्चा करेंगे, अप्रोच करेंगे जो कंसर्न अथॉरिटी है, ताकि एएफटी का जो केसेस है उसको जल्द से जल्द डिसीजन लिया जाए। नेक्स्ट है Radhika Thangaraj ji, my husband was under LMC getting disability pension after retirement from 20 years of service in IF. Now he died. Will he, the widow, नहीं, नमस्ते राधिका जी, आपका हस्बैंड को जो डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा था उसका जो है इफेक्ट फैमिली पेंशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको जो सर्विस एलिमेंट का जो था, यानी कि आपको उनका जो बेसिक पे का हिसाब से आपको फैमिली पेंशन ही केवल मिल सकता है, और जो भी कैटेगरी में आते हैं स्पेशल फैमिली पेंशन, एनहांस रेट या ऑर्डिनरी रेट, जो भी रेट है तो वही मिलेगा। डिसेबिलिटी पेंशन का इफेक्ट फैमिली पेंशन पर नहीं होता है। नेक्स्ट है मिस्टर गोविंद जी, सर व्हाट आर कंडीशंस एंड कैटेगरीज ऑफ पेंशन दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। हाँ जी, अब मैं इसी क्वेश्चन को लेके मैं आज का सेशन खत्म करूंगा। देखिए अभी इनकम टैक्स फाइलिंग का टाइम है, और जैसे कि आप जानते हैं कि जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, यानी कि आपका सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट। सर्विस एलिमेंट इज इक्विवेलेंट टू योर सर्विस पेंशन एंड योर डिसेबिलिटी एलिमेंट इज योर डिसेबिलिटी पेंशन। ये दोनों मिलाकर के टोटल जो अमाउंट है, ये अमाउंट पर आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना। पर आपका जो सवाल है कि इसको कैसे हम शो करेंगे, इनकम टैक्स फाइल में कैसे शो करेंगे। देखिए मैं बिल्कुल कॉलम वाइज बता देता हूँ। आप जैसे रीएम्प्लॉयड है या कहीं काम कर रहे हैं, तो आपका जो कंप्लीट सैलरी है वो B1 ये कलम में आएगा। उसके बाद आपका जो अगर फैमिली पेंशन है तो B3 कलम में आएगा, और आपका जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो आएगा C2 कलम नंबर C2। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपका जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो एग्जेम्प्टेड इनकम है, उसके लिए एक स्पेसिफिक कलम है, कलम नंबर C2। और C2 में जब एग्जेम्प्ट इनकम का जो हेडिंग है उस पर आपको सीरियल नंबर 1 नेचर ऑफ इनकम, वहां पे सिलेक्ट करके एक बटन है, उसका सिलेक्ट का पास एक एरो है, डाउन एरो है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे देखेंगे एक लिस्ट आएगा जहां पे एग्जेम्प्टेड इनकम का एक लंबा लिस्ट होगा, जिनमें से एक होगा सेक्शन 1018 जो कि गैलेंटरी अवार्ड विनर्स का जो पेंशन है वो एग्जेम्प्टेड है। उसका जस्ट नीचे ही एक लाइन मिलेगा जहां पे लिखा होगा क्लियरली डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन, डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन। वहां पे आप क्लिक कीजिए और उसके साइड में जो एक बॉक्स है वहां पे आप अपना टोटल जो पेंशन है, यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन एंड सर्विस एलिमेंट का जो सर्विस पेंशन है, ये दोनों अमाउंट जोड़ के एक साल का जितना आया वो अमाउंट उसमें इनपुट कीजिए। तो आपका जो एज पर लीगल जो प्रोविजन है, आप इनकम को छुपाया नहीं और आप इनकम को शो किया और आपका इनकम फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। ये आप जो है जब इनकम टैक्स फाइल करेंगे और कहीं भी शो करेंगे तो ये बिल्कुल वैलिड है, इस पर कोई भी किसी तरह का भी कोई आपका डाउट नहीं होना चाहिए। इस पर मेरा वीडियो है, दो वीडियो तो मैंने बताया, और एक वीडियो नॉर्मल भी है जो नॉर्मल इनकम टैक्स का है। 3 वीडियो मैंने दिया, आप कोई भी एक वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे बिल्कुल डिटेल्स में मिलेगा क्या इसका अथॉरिटी है, और इस पर बहुत सारे चर्चा भी हुआ था, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस भी था, बहुत सारे इस पर जो है गवर्नमेंट का जो कुछ कमेंट्स भी था, और गवर्नमेंट एक बार ऐसे भी डिसीजन लिया था कि इनकम टैक्स ऑफ डिसेबिलिटी पेंशनर्स इनको स्टॉप किया जाए। पर फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जो है केस दाखिला हुआ और सुप्रीम कोर्ट में स्टे ऑर्डर दे दिया कि जो स्टेटस को था पहले का 2001-2002 का जो ऑर्डर है उस पर ही चलेगा, और अभी भी जो स्टेटस था यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन ऑफ डिसेबल सोल्जर्स आर्म फोर्सेस पर्सनल फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, ये जो है सुविधा आपको अभी भी मिलेगा। फाइनली देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस है जिनका
सर मैं 2008 को IMB आउट हुआ हूँ, डिसेबिलिटी परसेंटेज नील फॉर लाइफ, NANA। देखिए, अगर डिसेबिलिटी परसेंटेज आपका नील है, NANA है, तो आपको इनवैलिड पेंशन जरूर मिल रहा होगा। NANA केस में आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा, पर आपको जो है इनवैलिड पेंशन यानी कि इक्विवेलेंट टू सर्विस पेंशन वो आपको मिल रहा होगा और मिलता भी रहेगा। नेक्स्ट है इकबाल नदफ सर, आई एम गेटिंग सर्विस पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 years, आई एम नॉट इनवैलिडेड, एम आई एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। देखिए, मेडिकल इनवैलिडमेंट आपका जो हाँ, आपका ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आप नॉर्मल रेट का जो पेंशन है वो लेके आप आउट हुए हैं, और आपका जो पेंशन है, दो पेंशन है, एक है सर्विस पेंशन, एक है डिसेबिलिटी पेंशन। क्योंकि आप मेडिकल इनवैलिड नहीं है, इसलिए आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। देखिएगा, आपका जो PPO है उसका नंबर में S होगा अगर सर्विस पेंशन है, और D होगा अगर आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट है वो। तो अगर आपका PPO नंबर देखिए, वो अगर S से होता है तो आपका वो सर्विस पेंशन है। वो पेंशन आपके लिए जो है इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड नहीं है, आपके लिए केवल और केवल मतलब डिसेबिलिटी पेंशन जो है वही एग्जेम्प्टेड होगा। अच्छा, नेक्स्ट है अजीत सिंह जी, सर आफ्टर रिटायरमेंट जॉब मिल सकती है क्या स्टोर के पास? देखिए, जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जो डिसेबल सोल्जर्स है उनके लिए बहुत जगह में स्पेशल कोटा है, खास करके RBI में और PSU बैंक वगैरह में डिसेबल सोल्जर्स के लिए स्पेशल कुछ कोटा है, वहाँ पे आपको जॉब मिलेगा और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि मैं डिसेबल हूँ तो मुझे जॉब नहीं मिलेगा, ऐसे सोचने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अप्लाई कीजिए और मस्त आप जॉब कीजिए। नेक्स्ट है आनंद प्रकाश गुप्ता जी, LMC पर्सन का सिविल गवर्नमेंट जॉब क्या क्या रूल है? देखिए, सिविल में मैं खुद भी एक LMC हूँ, और सिविल में इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप LMC है क्या है, एक्सेप्ट जो फोर्सेस जॉब है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो जॉब है वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है। अदर जो भी जॉब है उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका आप सेफ 1 हो, सेफ 2 हो, सेफ 3 हो, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका जो प्रिलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है सिविल जॉब में ज्वाइन करने के लिए, वो जो है सेटिस्फाई होना चाहिए बस। आपका फौज का जो LMC है वो वहाँ पे इफेक्ट बिल्कुल ही नहीं होता है। नेक्स्ट है सुरेश कुमार जी, सर जी इनवैलिड पेंशन भी नहीं मिल रहा है। सुरेश कुमार जी, आप रिटायर हुए हैं कब? अगर आप जो है 2019 से पहले रिटायर हुए हैं और आपका सर्विस 10 साल से कम था और आप NANA केस में रिटायर हुए हैं, तो आपको जो है इनवैलिड पेंशन नहीं मिलेगा। क्योंकि 2019 का जो है डेट मैं एक मिनट देख के बता देता हूँ। 4 जनवरी 2019 से पहले जो 10 साल से कम सर्विस वाले और NANA केस में रिटायर हुए हैं, इनवैलिड हुए हैं, उनके लिए जो है इनवैलिड पेंशन नहीं था, पर अब तो हो गया, अब ये हो गया। अच्छा, अब जो है आते हैं कुछ, हाँ, एक इम्पोर्टेंट सवाल था कि बहुत लोग हैं अब इस समय इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, बहुत लोगों का ये सवाल था कि मेरा जो पेंशन अमाउंट है वो पेंशन अमाउंट जो है टैक्सेबल नहीं है, मतलब 2.5 लाख से कम है, तो क्या मुझे इनकम टैक्स फाइल करना है? देखिए, आपका जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम हो सकता है, पर अगर TDS काटा है, आपका बैंक अगर TDS काट रहा है, तो ये ज़रूरी है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ये केवल आपको जो है रिफंड पाने के लिए नहीं है, ये एक इनकम टैक्स का एक ऑब्लिगेशन है, आपको फाइल करना ही करना है। एक इनकम टैक्स एक्ट में आता है, 139 में आता है, 139(1) में आता है, जिसमें ये बताया गया अगर आपका TDS काट रहा है और आपका इनकम कितना भी कम या ज़्यादा कुछ भी हो, आपको ITR फाइल करना है। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन में इतना ही था। सवाल तो बहुत है और इसका जवाब हम देते रहेंगे, फिर मिलेंगे ऐसे ही बहुत जल्द आपके समक्ष आएंगे। एक दिन में इतने सारे सवालों का जो है
कवर करना पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे अगले सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने का और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को जो है कवर करने का। आज के लिए इतना ही। अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है इस पर जो है सभी लोग वरीड है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब जो है स्वस्थ रहिए और बहुत जल्द इस सिचुएशन से बाहर आ जाइए, पैंडेमिक सिचुएशन से खुशहाल ज़िंदगी बिताइए फैमिली बच्चों के साथ। जो है आप विथ गुड हेल्थ आप जो है रहिए और आप बिल्कुल बेफिक्र रहकर जिए, डर डर के नहीं। देखिए हमें तो लड़ना तो है। कोविड एक ऐसी बीमारी है जो केवल डर के नहीं काम चलेगा। हमें जो सावधानी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आपका लोकल अथॉरिटी का जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे मानकर चलना है और हमें जो है कोविड-19 के अगेंस्ट में फाइट करना है, जीतना है। जैसे रतन टाटा जी ने बताया कि ये साल इतना ही प्रॉफिट है जिंदा रहना, तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम रहेगा जिंदा रहना है। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप बेवजह बाहर मत निकलिए। बाहर निकलना जो है बहुत सावधानी से निकलिए और बिल्कुल भीड़ भाड़ जो इलाका में मत जाइए और जितना हो सके घर पर रहिए, घर पर रह करके काम कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।